ऑसम। वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आप सबका टू द अनदर टॉपिक रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर अदर स्पेशल ऑडिट्स। हम बात कर रहे हैं सर एनजीओस की। अब सर ये जो एनजीओ है इट इज वेरी सिमिलर टू द टॉपिक्स दैट वी हैव कवर्ड बिफोर, लाइक चैरिटेबल ट्रस्ट, ट्रस्ट, सोसाइटी। तो पहली प्रायोरिटी में हमें इन तीन टॉपिक्स को करना है, फिर अपन एनजीओ पे आएंगे। ठीक है सर। अब सर सबसे पहला टॉपिक जो आईसीए ने हमारे पेपर में डाल रखा है वो है सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड्स मतलब कहां से पैसा आएगा, कहां को पैसा जाएगा, कहां से पैसा आएगा, कहां को पैसा जाएगा। तो मैंने कहा अभी इसको छोड़ो, मुझे बताओ तुम। इधर देखो, कहां कहां से पैसा आ सकता है। सर हमारे पास पैसा आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ अ डोनेशन। कहीं ना कहीं डोनेशन आ सकते हैं जिसको हम अपनी कैपिटल का पार्ट बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है, बट अगर ये इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है, अगर ये इन द नेचर ऑफ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन है मतलब किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो क्या ये आपकी जनरल कैपिटल का पार्ट बनेगा या लाइबिलिटी? सर ये लाइबिलिटी का पार्ट बनेगा। इफ इट इज अ प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ अ लाइबिलिटी। क्या ये बेसिक बात समझ आती है? हाँ सर। अब ये जो डोनेशन आती है वो हो सकता है सामने वाला आपको बताए। सर सामने वाला आपको क्या बताएगा? जो डोनेशन मैं तुमको दे रहा हूं ये कॉर्पस का पार्ट बनेगी, ठीक है, ये कॉर्पस का पार्ट बनेगी, या फिर ये है कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स रिवॉल्विंग फंड। जो डोनेशन मैं तुमको कैपिटल के लिए दे रहा हूं ये कॉर्पस का पार्ट बनेगी या रिवॉल्विंग फंड। अब सर रिवॉल्विंग फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है ये लिखा है यहां पे। रिवॉल्विंग फंड का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल है, जो पैसा डोनर से आया उससे हम टेम्पररी लोन देंगे बाकी लोगों को। अब जब बाकी लोग हमको रीपेमेंट करेंगे तो उसमें एक प्रिंसिपल आएगा। हाँ सर, तो जो प्रिंसिपल है वो तो वापस रिवॉल्विंग फंड का पार्ट बन जाएगा, बट जो इसमें इंटरेस्ट का पार्ट आएगा आपकी मर्जी है। जो इंटरेस्ट का पार्ट आएगा इसमें डोनर की मर्जी है कि डोनर स्पेसिफाई कर दे कि इंटरेस्ट या तो रिवॉल्विंग फंड का वापस पार्ट बन जाए या ये जो इंटरेस्ट है आप कैपिटल में ले जा सकते हो। क्या ये बेसिक बात क्लियर है सबको? हाँ सर समझ गए। फिर हमने इसमें एक इनकम टैक्स का पॉइंट डिस्कस किया था। सर क्या कई बार जो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन आती है विद अ स्पेशल डायरेक्शन, ठीक है, कि इसको कॉर्पस का पार्ट बना देना। सामने वाले बंदे ने खुद बोला आपका ये जो मैं कंट्रीब्यूशन दे रहा हूं ये कैपिटल का पार्ट बनेगा। तो एक बात बताओ, इधर देखो, कैपिटल का पार्ट बनेगा मतलब ये तो कैपिटल इंट्रोडक्शन है इन द कंपनी। हाँ सर, तो जो कैपिटल होती है क्या वो इनकम होती है? नहीं सर। अगर इनकम नहीं होती तो क्या इनकम टैक्स लगेगा? नहीं सर। तो इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम इनकम टैक्स। तो अगर सामने वाले डोनर ने बोला दिस इज अ वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन एंड इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ कैपिटल, तो बाबा इनकम का पार्ट नहीं है तो इनकम टैक्स एक्ट भी नहीं लगेगा। क्या ये तीनों की तीनों बातें समझ गए? हाँ सर समझ गए। इसके अलावा ये कहता है आपको जनरली भी डोनेशंस मिल सकती है। तो ऊपर तो कैपिटल वाली बातें थी, जनरली भी डोनेशंस और ग्रांट्स मिल सकते हैं। सर ये किसके लिए थे? अच्छा लास्ट के दो पॉइंट किसके लिए थे? सर ऊपर वाले तो थे कैपिटल वाले, ये नीचे वाले दो हैं एसेट्स वाले। सर एसेट्स वाले मतलब एसेट्स में ऐसा हो सकता है सामने वाला पैसा दे और बोले एसेट खरीद लो, या सामने वाला आपको एसेट ही दे दे। तो डी पॉइंट में वो कहता है आपको डोनेशन मिली टू परचेज अ स्पेसिफिक फिक्स्ड एसेट, तो आप वो देख सकते हो। और ई पॉइंट में कहता है हो सकता है डोनेशन ना मिले बट आपको वो एसेट ही दे दे, लैंड दे दे, बिल्डिंग दे दे, मशीनरी दे दे, या आपको कुछ फूड स्टफ दे दे। कई बार होता है ना गरीब बच्चों को खाना बंटवा दो तो उन्होंने आपको खाना दे दिया, गरीब बच्चों को कपड़े बंटवा दो तो उन्होंने आपको कपड़े दे दिए। तो इस तरह से आपको एसेट मिल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, पहले तीन पॉइंट में आप बात करोगे जनरल कैपिटल की, ठीक है सर, एंड आखिरी दो पॉइंट में आप बात करोगे एसेट्स की। फिर आता है सर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो मैंने कहा बड़ा सिंपल है, एक तो इनिशियल कॉस्ट लगती है एनजीओ को सेटअप करने की, उसको कहते हैं एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट। एक है रोजमर्रा के खर्चे, इसको बोलते हैं ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। प्लस हमारा काम है एनजीओ लोगों का भला करना, तो इसके लिए हम प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, डोनेशंस देते हैं, चैरिटी करते हैं, वो सब हमारे बाकी खर्चे हो जाएंगे। तो एनजीओ को सेटअप करना, एनजीओ को चलाना, लोगों की मदद करना। कम ऑन, एनजीओ को सेटअप करना, एनजीओ को चलाना, लोगों की मदद करना। सेटअप को बोलते हैं एस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, चलाने को बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंस, लोगों के भले करने को बोलते हैं चैरिटी, डोनेशंस एंड प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है सर, ये वाला मामला तो सेट हो गया 4 मिनट में। अब आ जाओ प्लानिंग ऑडिट। हम एक एनजीओ का ऑडिट प्लान कैसे करेंगे? तो ये एक इकलौता प्लानिंग द ऑडिट वाला टॉपिक है जो सारे ऑडिट्स में अगर मैं बात करूं जितने भी हमने इस चैप्टर में कवर करे, सिर्फ इकलौता यही है जहां पे बोला जाता है एनजीओ के ऑडिट को आप प्लान कैसे करोगे। तो मैंने कहा सबसे पहले तो हम समझेंगे एनजीओ करता क्या है। What does the work that the NGO do? तो सबसे पहले गेट द नॉलेज ऑफ द एनजीओ वर्क। इनका मिशन क्या है, विजन क्या है? गरीबों को भला करना, लोगों को पानी पिलाना, लोगों को खाना खिलाना, गरीब बच्चों की हेल्प करना। व्हाट इज द मिशन विजन? ठीक है सर। प्लस हमने इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स करे उसमें जनरली हम क्या देखते हैं सर, हम इसका लीगल फॉर्म देखेंगे। क्या ये एक ट्रस्ट है, क्या ये एक सोसाइटी है, क्या ये एक कंपनी है, इसका लीगल फॉर्म देखो। अगर लीगल फॉर्म देखा तो उससे पता लगेगा कौन से लॉज रेगुलेशन है। तो ये बेसिक बातें अपन ने नॉलेज में इकट्ठी कर ली। 3 पॉइंट्स याद रखना, ठीक है सर।
प्लस अगर आपको याद रहे तो इसका चार्ट वगैरह देख लेना कि एनजीओ कैसे वर्क करता है, किसके पास अथॉरिटी, किसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर मैंने कहा एनजीओ जो है ना पहाड़ों पे है, बोलो मेरे साथ, पहाड़ों में है। अगर पहाड़ों पे जाना है, हिमाचल प्रदेश जाना है, तो क्या आपको अपनी ट्रिप की प्लानिंग करनी पड़ेगी? हाँ, कौन सी वेबसाइट? मेक माई ट्रिप, एमएमटी। सर एमएमटी का क्या मतलब था? बेसिक पॉइंट जो आपके ऑडिट प्लानिंग में यूज होते हैं वो यूज करेंगे। मटीरियलिटी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द एनजीओ पीपल, देन इसके साथ आपने टीटीटी वाले 3 पॉइंट याद रखने थे। सर क्या? एक तो रिपोर्ट्स वाले 2 पॉइंट थे जिसमें टी आता है, एंड एक्सपर्ट वाला टी। तो रिपोर्ट्स का मतलब क्या था? कब आपको एनजीओ को कौन सी रिपोर्ट देनी है और उस रिपोर्ट के लिए आपको मैनेजमेंट से क्या कम्युनिकेशंस करनी है, ठीक है। प्लस आप प्रीवियस ईयर के ऑडिटर की रिपोर्ट देख के समझ सकते हो क्या क्या चीजों पे रिपोर्ट करना होता है। एंड लास्ट में अगर नीडेड है तो आप ऑडिटर एक्सपर्ट को भी इन्वॉल्व कर सकते हो। इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सपर्ट्स एंड देयर रिपोर्ट्स, तो ये टीटीटी वाले 3 याद रखना। रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट्स, कम ऑन, रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट, ये आपके 4 पॉइंट भी डन डनाडन डन। अब आता है सर ऑडिट प्रोग्राम। क्या ऑडिट प्रोग्राम एक हाईफाई टॉपिक है या सिर्फ आपसे बस बैलेंस शीट के आइटम्स की बात कर रखी है? सर सिर्फ बैलेंस शीट के आइटम्स की बात कर रखी है। तो पहले बात करते हैं कैपिटल की। कैपिटल में क्या आता है? मैंने कहा कैपिटल में आता है कॉर्पस फंड। कॉर्पस फंड को ही कैपिटल बोलते हैं लोग। तो मैंने कहा कैपिटल का नाम इन्होंने रख रखा है कॉर्पस फंड। उसके बाद रिजर्व्स, रिजर्व्स के बाद आ जाता है आपका ईयर मार्क्ड फंड्स। जैसे ही तुमको थर्ड पॉइंट याद आए कान पकड़ लेना, बोलना ईयर मार्क्ड फंड याद है सर। तो सबसे पहले क्या आएगा? कॉर्पस, फिर रिजर्व्स, फिर ईयर मार्क्ड फंड्स, एंड उसके बाद प्रोजेक्ट और एजेंसी बैलेंसेस। सर क्या क्या बातें थी? कॉर्पस फंड में आती है डोनेशंस, ठीक है सर। और क्या आता है? मैंने कहा ग्रांट्स। तो डोनेशंस को तुम कैसे चेक करोगे? डोनेशन लेटर से। ग्रांट्स को कैसे चेक करोगे? ग्रांट के लेटर से। और बताओ सर क्या है? रिजर्व्स है। अब गेन रिजर्व्स में मैंने कहा था डोनर का लेटर देख लेना, और रिजर्व्स के लिए आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो होते हैं उनके बोर्ड रेजोल्यूशंस भी देखने होते हैं, ठीक है सर। इसमें एक अजीब सी बात थी, क्या? जब एसेट बिक जाता है तो कैपिटल रिजर्व से नॉर्मल रिजर्व में चला जाता है अमाउंट। जब एसेट बिक जाता है तो कैपिटल रिजर्व से नॉर्मल जनरल रिजर्व में पैसा चला जाता है, ठीक है सर। फिर ईयर मार्क्ड फंड का मतलब है ये जो फंड है ये मार्क्ड है किसी स्पेशल पर्पस के लिए। तो ईयर मार्क्ड फंड के लिए भी कहता है डोनर का इंस्टीट्यूशन और बोर्ड रेजोल्यूशन। में एक बात बोलूं, हाँ सर, रिजर्व्स और ईयर मार्क्ड फंड दोनों में बोर्ड रेजोल्यूशन एडिशनली आपने देख के चलना है। प्रोजेक्ट एंड एजेंसी बैलेंस वेरी सिंपल। हमने एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा अलग से रख रखा था, अब उसमें से जो खर्चे हो गए उससे पता चल जाएगा बैलेंस कितना बचा है। तो अगेन आपने इसका एग्रीमेंट देखना है विद द डोनर। अब लाइबिलिटी पे आ जाओ, बड़ा सिंपल है। लाइबिलिटी इज द इजीएस्ट, ये तो तुम भूलना ही मत। लोन, लोन को कैसे चेक करेंगे? विद द लोन एग्रीमेंट। अब एसेट्स में क्या क्या था? मैंने कहा एसेट्स में आते फिक्स्ड एसेट, तो जो भी एक्विजिशन हुई है, सेल ऑफ द एसेट्स हुई है, वो देखो, उस पर डेप्रिसिएशन वगैरह देखो, ठीक है सर। अब ये जो एसेट्स आपने परचेज करे, हो सकता है डोनर ने आपको पैसा दिया हो, तो डोनर के एग्रीमेंट देख लेना। वेरी गुड सर, मजा आ गया। इन्वेस्टमेंट के लिए क्या देखेंगे? इन्वेस्टमेंट रजिस्टर प्लस शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं। सर ये तो पुराने जमाने में होते थे, तो तुम्हारी बुक भी पुराने जमाने की है। ये कहता है इनको फिजिकली देख लेना, ठीक है सर। इसके बाद आता है कैश इन हैंड। सबकी पहली पहली लाइन भी याद रखोगे, काम चल जाएगा। कैश इन हैंड को कैसे देखते हैं? वेरीफाई द कैश इन हैंड। प्लस बचपन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते थे कैश इंप्रेस सिस्टम का, तो जो कैश इंप्रेस्ड बैलेंस है उसको एट द ईयर एंड देख लेना। कैश भी हो गया सर। बैंक बैलेंस के लिए क्या देखेंगे? बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है, क्योंकि बैंक बैलेंस रिकंसाइल तो करता ही नहीं कभी भी। जो हमारा बैंक बैलेंस एज पर बुक्स होता है, बैंक स्टेटमेंट होता है, रिकंसाइल नहीं करता, तो बीआरएस देख लो। और उसके जो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग रिकंसाइलिंग आइटम्स है, उन रिकंसाइलिंग आइटम्स को देख सकते हो। अगला इन्वेंट्री बच गया। इन्वेंट्री को फिजिकली वेरीफाई करो और मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो एग्जिस्टेंस और वैल्यू को लेके, ठीक है सर। फिर ये कहता है प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने कहा प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस के लिए पैसा डोनर से आया, तो डोनर के एग्रीमेंट देख लो। अब पैसा आया तो गया किसके पास? कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो इसने कहा कॉन्ट्रैक्टर के एग्रीमेंट देख लो। और कॉन्ट्रैक्टर को पैसा देने से पहले टीडीएस काट लेना। किसने सिखाया था? बीबी सर ने। बीबी सर ने कहा था 194C में टीडीएस काट लेना, डिपेंडिंग ऑन द केस 1% और 2%। तो जो टीडीएस काटा उसको डिपॉजिट करा देना और टीडीएस के रिटर्न्स वगैरह फाइल कर देना, ठीक है सर। लास्ट में आता है एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंसेस, मतलब रोजमर्रा के खर्चे। तो सबसे पहले जो एम्प्लॉइज है उनका प्रोविडेंट फंड, उनका ईएसआई, उनका लाइफ इंश्योरेंस, ये सब आ जाएगा। प्लस आपके बाकी रिपेयर, मेंटेनेंस एंड अदर एक्सपेंसेस, पोस्टेज, स्टेशनरी एंड ट्रेवलिंग। एंड लास्ट में आता है सर क्या? इनकम ऑफ एन एनजीओ। इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमटीपी, अप्रैल 23। क्या था सर इसमें? मैंने कहा कुछ भी नहीं है, छोटी सी ट्रिक है, रिवाइज करोगे अपने आप सब याद आ जाएगा। सर क्या? सबसे पहले एनजीओ का काम है प्रोजेक्ट करना, तो 2 प्रोजेक्ट वाले पॉइंट, ठीक है। क्या था सर? एक तो प्रोजेक्ट के लिए पैसा ले रहे डोनर से, दूसरा प्रोजेक्ट से ही पैसा रेज कर रहे हैं। आहा, एक तो प्रोजेक्ट
एक तो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम के लिए एक तो प्रोजेक्ट और प्रोग्राम के लिए पैसा ले रहे हैं, दूसरा प्रोग्राम से ही फंड रेज कर रहे हैं। दोनों पॉइंट में क्या था, मैंने कहा कंट्रीब्यूशन और ग्रांट्स फॉर प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स। तो जो भी डोनर के लेटर है या ग्रांट के लेटर है उनको पढ़ लेंगे तो देखेंगे कि क्या पैसा मिला है। फिर उसके बाद हम फंड रेजिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं। तो जो बंदा पैसे कलेक्ट कर रहा है, अगर कैश में कलेक्ट कर रहा है तो बैंक को सेम डे पे डिपॉजिट करते जाओ। फिर हमने बात की थी सर एनजीओ की फीस की, मेंबरशिप फीस, और कई बार मेंबर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं किसकी, मैगजीन्स की। कौन सी मैगजीन, अच्छी वाली मैगजीन्स, ठीक है। जैसे कि ये लोग बताते होंगे आजकल कॉर्पोरेट अपडेट्स क्या आ रहे हैं, इनकम टैक्स अपडेट क्या आ रहे हैं। मैं फिल्म फेयर मैगजीन की बात नहीं कर रहा, ठीक है, वो सब इसमें नहीं आएगा। तो ये सब बातें हो जाएंगी। मेंबरशिप फीस, तो आप मेंबरशिप रजिस्टर देख लो। अब मेंबरशिप क्या होती है सर, एक तो मेंबरशिप स्टार्टिंग में लेने की जो फीस होती है उसको क्या कहते हैं, बताओ उसका नाम क्या होता है, एंट्रेंस फीस। एक एनुअल फीस होती है। अब बंदा कहता है मैं एनुअल फीस नहीं दूंगा, तो कहता है लाइफ टाइम मेंबरशिप ले लो, मजा आ जाएगा तुमको, ठीक है। फिर सब्सक्रिप्शन क्या है, सब्सक्रिप्शन ऑफ द पीरियोडिकल्स, मैगजीन्स एक्सेट्रा, तो उसको आप सब्सक्रिप्शन रजिस्टर से देख सकते हो। एंड लास्ट में कहता है जो पैसा कितना कमा लिया उसको इन्वेस्ट कर दिया, तो इन्वेस्टमेंट से आ जाएगी इंटरेस्ट और अदर इनकम। तो कोई नहीं है, प्रोजेक्ट वाले 2 पॉइंट, मेंबरशिप की सब्सक्रिप्शन वाले 2 पॉइंट, और लास्ट में आ गए इंटरेस्ट और इनकम, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो यहां आपका पूरा का पूरा एनजीओ गेट्स कंप्लीटेड। आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। कुछ नहीं करना, बस इन टॉपिक्स को फील से पढ़ो। जितना फील से पढ़ोगे उतना याद रहेंगे, उतना आपको आसानी रहेगी इन योर रिवीजन। थैंक यू सो मच।